हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन हमारा एमसीक्यू सेशन है जिसमें हम पैथोलॉजीज को भी पढ़ेंगे और कौन सी डिजीजेस एक्सरे में कैसे किस तरह से दिखाई देती है या फिर क्या साइन रहता है एक पर्टिकुलर डिजीज का, वो भी हम इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। Question number 1 is right border of the heart in a chest X-ray is not formed by is FBC, B is SBC, C is right atrium and is aorta. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज अयोटा। तो जो राइट बॉर्डर है हार्ट का चेस्ट एक्सरे में वो किसके द्वारा नहीं बनाया जाता, वो अयोटा द्वारा नहीं बनाया जाएगा। Question number 2 is full colonic preparation of barium anemia is contraindicated in all except is acute exacerbation of ulcerative colitis, B is irritable bowel syndrome, C is Hirschsprung's diseases and D is colonic obstruction. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज इरिटेबल बowel syndrome। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि अगर हम फुल कोलोनिक प्रेपरेशन करते हैं वेरियम एनीमा के साथ तो वो किस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सभी के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पर हमें एक्सेप्शन पूछा गया है। तो वो जो एक्सेप्शन है वो है इरिटेबल बowel सिंड्रोम और बाकी जितने भी जैसे एक्यूट एक्सेसरेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और हर्शस्प्रंग्स डिजीजेस और कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन के केस में जो फुल कोलोनिक प्रेपरेशन ऑफ बेरियम एनीमा है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। मतलब कि हम इन तीनों के केस में जो वेरियम एनीमा है उसका यूज अवॉइड करते हैं और अगर इन केस इमरजेंसी में हमें ये करना भी पड़े तो उस तरह की मेडिकेशन पेशेंट को पहले से ही दी जाती है। तो ये चीज आप पेशेंट हिस्ट्री के टाइम पर पेशेंट से पूछ लें कि इनमें से कोई भी उसको कोई डिजीजेस तो नहीं है, अगर है तो वहां पे मेडिकेशन उसको दी जाएगी या तो अवॉइड ही किया जाएगा उसका स्कैन। क्वेश्चन नंबर 3 is laminated appearance of X-ray is suggestive of A is Ewing's sarcoma, B is osteoid osteoma, C is osteoclastoma and D is multiple myeloma। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज एविंग्स सार्कोमा। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो लेमिनेटेड अपीयरेंस है एक्सरे में अगर वो आ रही है तो वो किसकी तरफ इशारा करेगी या किस डिजीज की तरफ इशारा करती है, तो वो करती है एविंग्स सार्कोमा की तरफ इशारा। देखो ये क्या होता है जो एविंग सार्कोमा है। अच्छा ये बताना मेरे को कोई कि जो सार्कोमा टर्म है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम मसल के लिए यूज करते हैं ना। तो जो मसल के लिए अगर यूज हो रही है तो जो मसल होती है वो होती है बोन्स के आसपास। तो जो एविंग सार्कोमा है वो बेसिकली जो बोन के आसपास जो एरिया होता है अगर उसमें कैंसर हो रखा है तो हम उसको ये टर्म का यूज करते हैं। तो एविंग सार्कोमा वो डिजीज है जिसमें कैंसर हो जाता है जो बोन है उसके आसपास या फिर कई बार बोन में भी हो सकता है। ये देखो ये आपको एविंग सार्कोमा की इमेजेस शो हो रही है। यहाँ पे बेसिकली जो इमेजेस है वो है रेडियस और अल्ना के। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे आपको लेमिनेटेड अपीयरेंस शो हो रही है। ये देखो इधर भी ये देखो जो रेडियस है वहां पे आपको लेमिनेटेड अपीयरेंस या फिर एविंग सार्कोमा शो हो रहा है। अभी एविंग सार्कोमा क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं। ये एक टाइप ऑफ बोन कैंसर है जो कि बच्चों और यंग अडल्ट को अफेक्ट करता है। ये बहुत ही रेयर डिजीजेस है, मतलब कि जितने भी चाइल्डहुड कैंसर है उनमें सिर्फ 1% नंबर ही इसका आता है। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है एविंग सार्कोमा का, वो है पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया जो भी अफेक्टेड एरिया है, which can be mistaken for an injury और growing pains। मतलब कि जो हम मिस्टेक कर सकते हैं उसको समझने में कि ये हो सकता है कि ये इंजरी है पर वो रियल में एविंग सार्कोमा होता है। अब ये ट्रीटमेंट में क्या होता है, मतलब कि क्योंकि एक टाइप का कैंसर है तो इसमें जो ट्रीटमेंट आएगा वो भी कैंसर जैसा ही होगा, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी।
तो इस तरह से जो एविंग सार्कोमा है वो पहली बात तो बच्चों और यंग अडल्ट को अफेक्ट करता है, बहुत ही रेयर डिजीज है, सिर्फ 1% ही चाइल्डहुड कैंसर्स में आता है। और जो इसका सिम्टम्स क्या है वो है पेन हो गया, स्वेलिंग होगी, जो कि हम ये सोच सकते हैं, बल्कि उसके जो सिम्टम है वो सेम जैसे इंजरी और ग्रोइंग पेन्स जैसे ही है, पर फिर भी अगर हम उसका स्कैन करते हैं तब ये साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि वहाँ पे लेमिनेटेड अपीयरेंस है, तो इसका मतलब वहाँ पे एविंग सार्कोमा हो रखा है। अब उस ट्रीटमेंट में क्या आता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। Question number 4 is notching of ribs is seen in A is tuberculosis, B is BST, C is coarctation of aorta and D is bronchiectasis. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कोएरेक्टेशन ऑफ अयोटा। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, नोचिंग ऑफ रिब्स इज सीन इन, तो जो नोचिंग ऑफ रिब्स है उसका क्या मतलब होगा कि ये एक रेडियोलॉजिकल साइन है जिसमें जो रिब का सरफेस है, जो रिब्स के जो सरफेस एरिया है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं नोचिंग ऑफ रिब्स। एक बार दोबारा सुनो, एक रेडियोलॉजिकल साइन है जिसमें जो रिब का सरफेस है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब देखो ये किसमें देखा जाता है, जो नोचिंग ऑफ रिब है वो देखा जाता है कोएरेक्टेशन ऑफ अयोटा। अब कोएरेक्टेशन ऑफ अयोटा को समझ लेते हैं, इसका मतलब होता है कि जो अयोटा के एक स्मॉल पार्ट की नैरोइंग होना शुरू हो जाएगी, तो उस वजह से जो नोचिंग ऑफ रिब है वो कोज कर देगा ये देखो ये कोएरेक्टेशन ऑफ अयोटा की इमेज दी गई है, जिसमें यहाँ पे जो एरो बने हैं वो रिब्स की तरफ बने हैं, तो इसका एक साइन क्या है, नोचिंग ऑफ रिब्स। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मतलब डीजनरेशन ऑफ रिब्स दिखाई दे रहा होगा। अब देखो कोएरेक्टेशन ऑफ अयोटा को एक बार समझ लेते हैं, ये कंजनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जो कि अयोटा को नैरो करता हुआ जाता है। कंजेनाइटेड का मतलब होता है कि बाय बर्थ ही ये हार्ट डिफेक्ट है, जो कि धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू होता है तो जो अयोटा है उसकी जो डायमीटर है उसको वो कम करना शुरू कर देता है, और जो मेन ब्लड वेसल कैरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। और आपको ये पता होना चाहिए कि अयोटा क्या है, ये एक मेन ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती है, क्योंकि जो अयोटा है वो ही ले जाती है ना, उसके बाद फिर बाद में जो अयोटा से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं जो कि अपर और लोअर बॉडी पर जाती हैं ब्लड लेकर। इट इज यूजली डायग्नोज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड इमेजिंग स्टडी सच एज इकोकार्डियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इसको डायग्नोज करने का क्या तरीका है, तो उसमें आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी होगा और साथ में इमेजिंग स्टडी भी हम यूज करते हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। Question number 5 is introduced skeletal tumor is best diagnosed by A is plain X-ray, B is NMR, C is CT scan and D is CT with CT scan. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज एनएमआर। एनएमआर की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो इंट्रोशियस स्केलेटल ट्यूमर है जिसको हम इंट्रोशियस लिपोमा भी कहते हैं, वो किसके द्वारा डायग्नोज किया जाता है, तो वो किया जाता है एनएमआर द्वारा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस द्वारा डायग्नोज किया जाता है। अब इंट्रोशियस स्केलेटल ट्यूमर को एक बार समझ लेते हैं, तो जो इंट्रोशियस स्केलेटल ट्यूमर है जिसको हम इंट्रोशियस लिपोमा भी कहते हैं, वो एक टाइप का रेयर है, स्पेसिफिकली ये बहुत ज्यादा रेयर होता है और एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि बोन में प्रेजेंट, जो कि बोन में अकर हो जाता है। ये देखो ये इंट्रोशियस स्केलेटल ट्यूमर की इमेज
आपको शो हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इंटरोशियस स्केलेटल ट्यूमर। ये देखो, ये ट्रोमेटिक पैराप्लेजिया की इमेज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको ट्रोमेटिक पैराप्लेजिया दिखाई दे रहा है, जो कि ट्रोमा के बाद जैसे मान लो कि किस पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, तो अगर वहां पे अगर स्पाइनल कॉर्ड में जैसे लीजन जैसे बनने शुरू हो गए, तो उसको हम कहते हैं ट्रोमेटिक पैराप्लेजिया। कि एक टाइप से जैसे फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पे एग्जांपल भी देखो दिया गया है आपको, वर्टिब्रल फ्रैक्चर कॉजिंग ए पंचर टू द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है वो के अगर मान लो कि वर्टिब्रल फ्रैक्चर आ जाए, तो वो पूरी की पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको वो पंचर दे देगा। मतलब कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। Question number 7 is central appearance is seen in A is osteoclastoma, B is fibrous dysplasia, C is osteosarcoma and D is chondrosarcoma. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा। तो अगर आपको सनरे अपीयरेंस दिखाई दे रही है तो वो हमें दिखाई देती है ऑस्टियोसार्कोमा के केस में। ये देखो, यहाँ पे आपको ऑस्टियोसार्कोमा दिखाई दे रहा है। ये इमेज है ऑस्टियोसार्कोमा की, जिसमें आपको सन लाइक अपीयरेंस शो हो रही है, जो कि साइन है ऑस्टियोसार्कोमा का। Question number 8 is calcification of meniscal cartilage is a feature of A is acromegaly, B is hyperparathyroidism, C is Retter's syndrome and D is pseudogout. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज pseudogout. तो जो मेनिस्कल कार्टिलेज है अगर उसकी कैल्सिफिकेशन हो रही है तो वो किसका फीचर है, वो है pseudogout का। ये देखो, यहाँ पे आपको कैल्सिफिकेशन ऑफ मेनिस्काई की इमेज दी गई है। कैल्सिफिकेशन ऑफ मेनिस्काई को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम है, जो कार्टिलेज है नी ज्वाइंट का, उस पे वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो तब जो कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ द मेनिस्काई। तो ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट हो गया है, और ये नी ज्वाइंट है, और ये नी ज्वाइंट का कार्टिलेज है, और यहाँ पे जाके जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज बेसल गैंग्लिया calcification is not seen in A is Wilson's diseases, B is berry aneurysm, C is cystic sarcosis and D is hemangioma. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज Wilson's diseases. तो जो बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन है वो हमें विल्सन डिजीजेस में नहीं दिखाई देती, बाकी जितने भी जैसे बेरी एन्यूरिज्म हो गया, सिस्टिक सर्कोसिस हो गया, और डी ऑप्शन क्या है, हीमेंजियोमा हो गया। इन तीनों के तीनों में जो बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन है वो दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ वो विल्सन डिजीज के केस में वो नहीं दिखाया जाएगा, इन ऑप्शन के केस में। Question number 10 is egg shell calcification in hilar region is seen in A is pneumoconiosis, B is TB, C is sarcoidosis and D is aneurysm. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज न्यूमोकोनियोसिस। देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर हाइलर रीजन में आपको एग शेल कैल्सिफिकेशन दिखाई दे रही है तो वो किसका साइन है, वो है न्यूमोकोनियोसिस का। Question number 11 is gas in biliary tract is not due to A is perforated gastric ulcer, B is necrotizing enterocolitis, C is biliary surgery and D is post gastrectomy. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर। तो बिलियरी ट्रैक्ट में अगर गैस है तो वो किसके द्वारा कॉज नहीं होगी, तो वो है परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर। बाकी जितने भी है जैसे कि नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, बिलियरी सर्जरी और पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, ये तीनों के तीनों
बिलियरी ट्रैक्ट में गैस कोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 is increased radiolucency of one-sided hemithorax may be caused by all except A is obstructive emphysema, B is pneumothorax, C is expiratory film and D is patient rotation। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपायरेटरी फिल्म। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इंक्रीज रेडियोल्यूसेंसी ऑफ वन साइडेड हेमीथोरेक्स में बी कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, कि जो इंक्रीज रेडियोल्यूसेंसी है एक साइड के हेमीथोरेक्स में वो इन सभी द्वारा की जाती है सिर्फ एक को छोड़ के, तो वो एक कौन सा है, एक्सपायरेटरी फिल्म। बाकी जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया और पेशेंट हो गया, पेशेंट रोटेशन हो गया, ये सारे के सारे कोज करते हैं इंक्रीज रेडियोल्यूसेंसी ऑफ वन साइडेड हेमीथोरेक्स। Question number 13 is sawtooth appearance on abdominal X-ray seen in A is pre-diverticular state, B is multiple polyposis, C is spastic colon, D is ischemic enteritis। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज मल्टीपल पोलिपोसिस। तो अगर आपको एब्डोमिनल एक्सरे में सॉटूथ अपीयरेंस शो हो रही है तो वो किसका साइन है, मल्टीपल पोलिपोसिस का। Question number 14 is contrast used for MRI is A is GDPA, B is radium, C is iridium and D is TDT। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज जीडीपीए। तो हम कौन से कंट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं एमआरआई के लिए, तो वो है जीडीपीए। अब जीडीपीए की एक बार फुल फॉर्म भी देख लो। तो जी से होता है गैडोलिनियम, डी फॉर डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, पी से है पेंटा एसिटिक एंड देन ए फॉर एसिटिक एसिड। उसके बाद भी आता है जैसे कि कार्बोक्सी मिथाइल एराविनो गलेक्टन। तो ये सारे का सारा जो जीडीपीए है वो हम एज ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं एमआरआई में। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। धन्यवाद।